हम आज की कक्षा में अध्याय संख्या 10 मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्या क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 107 का क्वेश्चन नंबर 1। विद्या क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 107 पर क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें कहता मनुष्य के आंख की निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो मनुष्य के आंख के सबसे निकट जहां तक हमें स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई दे वह निकट बिंदु है, और सबसे दूर तक जो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसे दूर बिंदु कहते हैं। तो निकट, सबसे निकट हम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं, और दूर में अनंत तक की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो निकट बिंदु कहाँ पर है? 25 सेंटीमीटर पर, और दूर बिंदु कहाँ पर है? अनंत पर। तो निकट बिंदु की परिभाषा क्या लिखेंगे? निकट बिंदु की परिभाषा में है कि आंख के निकट वह बिंदु जहां पर बिना आंख की समंजन क्षमता का उपयोग किए वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे आंख का निकट बिंदु कहते हैं। यह स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से दूर बिंदु किसे कहते हैं? तो दूर स्थित वह बिंदु जहां पर हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे दूर बिंदु कहा जाता है। यह स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि आंख में यदि आंख की समंजन क्षमता या आंख का लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बना पाता है, तब हमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और जब वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है तब इस प्रकार की कमी को नेत्र या दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि जब दूर की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई दे परंतु निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई ना दें, तब इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या है? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ठीक, और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष कैसे होता है, क्यों होता है, और उसके निवारण के लिए हम किस प्रकार का चश्मा या लेंस यूज करते हैं। ये हो गया हमारा नेत्र गोलक, और नेत्र गोलक के सामने हो गया हमारा लेंस। ठीक है। और यहां पर हो गया हमारा रेटिना। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तुएं हमें साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होगी? जो दूर स्थित वस्तु होगी उससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी, और यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिल जाएंगी? रेटिना पर मिल जाएंगी। यानी कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई देगा, और निकट मान लेते हैं कि यहां पर कोई वस्तु है, तो निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगर इस व्यक्ति को कोई भी दृष्टि दोष नहीं होता तो निकट से आती हुई बिंदु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर बनता। ठीक है। लेकिन दूर दृष्टि दोष में ये जो निकट स्थित वस्तु है इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके कहां चला जाता है? रेटिना से पीछे, यहां पर कहीं। ठीक है। मतलब कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, मतलब उनकी प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस हो गई। लेकिन निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके उसके पीछे कहीं बनता है।
जिस वजह से निकट की वस्तुएं हमें साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ये हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष के लिए कहता है कि यह क्यों हो रहा है, दूरदृष्टि दोष क्यों हो रहा है। तो दूरदृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण है यह जो लेंस है पतला हो गया और फोकस दूरी बढ़ गई। लेंस पतला हो गया या लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट हो सकता है कि यह जो हमारा नेत्र गोलक है उसकी त्रिज्या घट गई, मतलब कि वह गोलक क्या हुआ, छोटा हो गया। नेत्र गोलक छोटा हो गया। ठीक है। अगर लेंस पतला हो गया जिसकी वजह से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और फोकस दूरी बढ़ने के कारण अब यह प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस न करके बढ़े फोकस दूरी के कारण और पीछे चला जाएगा। ठीक है। यानी कि लेंस पतला हो गया जिसकी वजह से लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई और यह अब प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस न करके उसके पीछे फोकस करता है। दूसरा क्या है कि जो नेत्र गोलक है वह नेत्र गोलक छोटा हो गया। नेत्र गोलक छोटा होने का मतलब क्या हो गया कि यह स्फीयर क्या हुआ, छोटा हो गया। मतलब जो रेटिना पहले यहाँ पर था अब वो रेटिना यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा तो हम देखेंगे कि रेटिना पर फोकस न होकर के पीछे फोकस हो रहा है। तो दूरदृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक छोटा हो गया। अब कहता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको कौन से लेंस का प्रयोग करना होता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें कौन से लेंस का प्रयोग करना है। हम यह वाला चित्र मिटा देते हैं, इसी में हम अभी समझाते हैं। क्योंकि दूर से आने वाली प्रकाश किरणों से कोई मतलब नहीं है, निकट से आने वाली प्रकाश किरण। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जब इसको दूरदृष्टि दोष हो गया तो निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है। अब अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन रहा है, अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्रकाश किरणों को हमको सिकोड़ना पड़ेगा। और प्रकाश किरणों को सिकोड़ने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रकाश किरणों को सिकोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को सिकोड़ देगा। मतलब यहां से निकलने के बाद प्रकाश किरण इस रास्ते पर जाएगी और फिर यहां कहां पर जाएगी, रेटिना पर। ठीक है। तो हम देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है। यानी कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको कौन सा लेंस यूज करना है, उत्तल लेंस। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3। किरण आरेख बनाने के लिए कहा है, तो किरण आरेख में केवल यही एक किरण आरेख बना दीजिए, हो गया। ठीक है। या तो बस यही एक किरण आरेख बना दीजिएगा, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष देखें। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ और दूर की वस्तु धुंधली। इस तरीके से कोई गोलाकार वस्तु रख करके आप गोला बना सकते हैं। ये हो गया हमारा लेंस, यहां पर हो गया रेटिना।
तो निकट दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब कि निकट रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो इस वाले डायग्राम से हमको कोई मतलब नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, मतलब कि दूर से आती हुई वस्तु का प्रति किरण आरेख। ठीक है, ये क्या होगा, अगर आंख हमारा सही रहता तब यह जा करके मिल जाता रेटिना पर, लेकिन आंख हमारा सही नहीं है, तब यह कहाँ होगा, निकट दृष्टि दोष में वह निकट मिल जाएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या था, रेटिना से दूर चला गया, और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, रेटिना से निकट आ जाएगा, मतलब कि अब यहीं पर मिलने लगता है। इसका जो प्रतिबिंब है अब रेटिना पर न बन करके पहले बनने लगता है। तो जब पहले बनने लगेगा तो हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि दूर की वस्तुओं से आती हुई प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, रेटिना के पहले उसका प्रतिबिंब बनाने लगती हैं, जिस वजह से रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिस कारण से हमें दूर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष के क्या कारण हो सकते हैं, तो निकट दृष्टि दोष का सबसे पहला कारण है कि यह लेंस जो है, जो नेत्र का लेंस है वह मोटा हो गया। लेंस कैसा हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, जिससे उसका फोकस क्या होगा, घट जाएगा। लेंस का फोकस दूरी घट गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, उस वाले में क्या था, उस वाले में नेत्र लेंस छोटा हो जा रहा था, मतलब नेत्र का गोलक छोटा हो जा रहा था। इस वाले में क्या है, नेत्र का गोलक बड़ा हो गया, बड़ा होने की वजह से रेटिना पीछे चली गई और अब यह पहले ही फोकस हो गया। तो नेत्र गोलक बड़ा हो गया। ठीक है, नेत्र गोलक बड़ा हो गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि नेत्र का रेडियस, त्रिज्या बढ़ गया। ठीक है ना, तो पहला कारण क्या है कि नेत्र का लेंस मोटा हो गया, जिससे लेंस की फोकस दूरी घट गई, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकस होने लगी। दूसरा क्या है, लेंस तो सही है लेकिन नेत्र का गोलक बड़ा हो गया। नेत्र का गोलक बड़ा हो जाने का मतलब क्या हो गया कि जो गोला इतना बड़ा था वो गोला अब और बड़ा हो गया, रेटिना इसके पीछे चली गई और अब रेटिना पर फोकस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष क्या कहता है कि निकट की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो पहला कारण है कि लेंस मोटा हो गया, जिससे लेंस की फोकस दूरी घट गई और अब जो आने वाली प्रकाश किरणें थी रेटिना से पहले ही फोकस होने लगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि नेत्र का लेंस तो सही है लेकिन ये नेत्र का गोलक बड़ा हो गया। नेत्र का गोलक बड़ा हो गया यानी कि उसकी त्रिज्या बड़ी हो गई, जिस वजह से रेटिना पीछे खिसक गया और अब रेटिना से पहले ही किरणें फोकस हो रही हैं। अब आता है कि निकट दृष्टि दोष, ये तो निकट दृष्टि दोष था। अब आता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करें। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमको कौन से लेंस का प्रयोग करना है, तो हम देखेंगे कि ये किरणें जो यहाँ पर फोकस हो रही हैं, इन किरणों को यहाँ फोकस करना, मतलब किरणों को क्या करना है, फैला देना है। तो जब किरणों को फैला देना है तो कैसे फैलेंगी, उत्तल लेंस लगाने से तो सिकुड़ती हैं, तो कौन सा लेंस लगा दें, हम यहाँ पर अवतल लेंस लगा दें। तो अवतल लेंस लगा देंगे तो क्या होगा, अब ये किरण थोड़ी सी फैल जाएगी और फैलने के बाद क्या होगा, अब यह जा करके रेटिना पर मिल जाएगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमको कौन से लेंस का प्रयोग करना है, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस है, अवतल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष। अब आता है चौथा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इसका अच्छे से ध्यान से समझिएगा, इसका न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। निकट दृष्टि दोष से एक पीड़ित व्यक्ति है, यानी कि उसको क्या है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है। निकट की वस्तु साफ का मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु तो उसको साफ दिखाई देगी, साथ ही साथ अब 25 से निकट भी रखी वस्तु साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें जो है कहता है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है ना। अब उसको कहां पर पुस्तक रख करके पढ़ने की आवश्यकता है, तो उसको पुस्तक रख करके पढ़ने की आवश्यकता है 25 सेंटीमीटर पर। उसको पुस्तक रखना है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो लेंस या चश्मा लगा देने के बाद पुस्तक को जहां भी रखा जाएगा वह क्या हो जाएगा, लेंस से वस्तु की दूरी हो जाएगी। यानी कि चश्मा लगाने के बाद वस्तु को कहां रखा जाना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लेंस से वस्तु की दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। और यू की वैल्यू होती है हमेशा माइनस में। वी की वैल्यू लेंस या चश्मा हटा देने के बाद वस्तु को जहां रख करके पढ़ सकता है वह हो जाएगा वी। तो कितना दूरी है, 20 सेंटीमीटर। किसमें होता है, नेत्र लेंस या नेत्र दोष में हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो u माइनस में होगा ही होगा, v भी इसका माइनस में ही होगा। इसके पहले जब हम लेंस और मिरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो u तो माइनस में था, लेकिन जो v है वह कभी माइनस में होता था कभी प्लस में होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा माइनस में भी होगा। कौन सा, v। u और v दोनों ही इसमें माइनस में होगा। ठीक है, अब इसमें कहता है कि वह व्यक्ति जो लेंस यूज करेगा उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। इसमें क्षमता नहीं पूछा है, हम क्षमता भी पता करेंगे। ठीक है, तो जो लेंस यूज कर रहा है उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है उसको पता करें। तो 1/f इक्वल टू फार्मूला क्या होता है लेंस के लिए, 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर, माइनस 1/u कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -1/20, और ये माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा, प्लस 1/25। एलसीएम 20 का और 25 का एलसीएम कितना होता है, तो 20 और 25 का एलसीएम होता है 100। तो 20 से 100 में भाग दो, 20 25 100, 5 आ गया, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे तो -5, प्लस 25 से 25 चौके 100, 4 आ गया, 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, -5 और +4 बराबर कितना हो जाएगा, -1/100। ये किसके बराबर आया, 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। या इसको मीटर में बदल दे तो कितना हो जाएगा, -1.0 मीटर। फोकस दूरी किस में आया है, माइनस में। तो माइनस में फोकस दूरी आया है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, माइनस में फोकस दूरी आया है, इसका मतलब यह अवतल लेंस है। और हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष का अगर कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो उसका फोकस हमेशा माइनस में ही आना चाहिए। अगर फोकस प्लस में आ गया इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल गलत हो गया। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए f की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए और निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा अवतल लेंस का ही उपयोग होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, यानी कि इस क्वेश्चन में भी निकट दृष्टि दोष की ही बात किया है। कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यह प्रश्न का जो मिसप्रिंटिंग है 10 सेंटीमीटर नहीं है 10 मीटर है, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। कहता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी, सेंटीमीटर नहीं मीटर की दूरी पर दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए, लेंस का फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु होता है, निकट दृष्टि दोष में उसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। ठीक है ना।
और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को देख पा रहा है। 25 से कम भी देख लेगा, 25 से ज़्यादा भी देख लेगा, लेकिन कहाँ तक देख पा रहा है? 10 मीटर की दूरी तक ही केवल देख पा रहा है। 10 मीटर से जब बढ़ जा रहा है, मतलब 11 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर और अनंत, तो 10 मीटर से अधिक दूरी पर वह वस्तुओं को देख नहीं पाता है। जबकि उसको कहाँ तक की वस्तुओं को देखना है? अनंत तक की वस्तुओं को देखना है। यानी कि अनंत पर वस्तु को, जो भी वस्तु रखा है उसको देखना है। तो लेंस लगाने के बाद या चश्मा लगाने के बाद उसको कहाँ की वस्तुओं को देखना है? अनंत की वस्तुओं को देखना है। तो चश्मा लगाने के बाद वस्तु जहां रखी जाएगी वो क्या कहलाएगी? लेंस से वस्तु की दूरी u। तो कहाँ तक की वस्तुओं को देख रहा है? अनंत तक, यानी कि माइनस अनंत हो जाएगा। और v की वैल्यू क्या होगा? बिना चश्मे के जहां तक की वस्तुओं को देख सके। तो बिना चश्मे के जहां तक वस्तुओं को देख सके, तो कहां तक देख पा रहा है? 10 मीटर की दूरी तक। ठीक है, फिर क्या निकालने के लिए कह रहा है कि जो लेंस यूज किया जा रहा है उसका फोकस दूरी पता करें, उसका क्षमता भी पता करें। ठीक है, तो ये कौन से दृष्टि दोष का सवाल है? यह है निकट दृष्टि दोष का। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस। यानी कि जो हम f निकालेंगे वो किस में आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला रखते हैं, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना है? तो 1/v कितना दिया है? -10 मीटर। माइनस 1/u कितना दिया है? माइनस अनंत। ये कितना हो जाएगा? -1/10। ठीक है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1/अनंत बराबर -1/10, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो कितना आ गया? -1/10 किसके बराबर? 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा? तो f बराबर हो जाएगा -10, और यहां पर किस में था? मीटर में था, तो ये f भी किस में आएगा? मीटर में। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना आ गया? 10 मीटर। किस में? माइनस में। माइनस का मतलब कौन सा हो गया? अवतल लेंस। तो हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए हमको अवतल लेंस का ही प्रयोग करना होता है। अगर ये वैल्यू प्लस में आती तो हमारा सवाल गलत होता। अब आता है, कहता है इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f, और f की वैल्यू किस में होती है? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 1/-10। और P का मात्रक क्या होता है? P का मात्रक होता है डायोप्टर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। तो 10 से 1 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 माइनस डायोप्टर। यानी कि जो लेंस हम प्रयोग करेंगे वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 10 मीटर, और उसकी क्षमता कितनी होगी? 0.1 डायोप्टर माइनस में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है ये कौन सा था? 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? कि उसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु उसको साफ दिखाई दे रही है। 25 सेंटीमीटर से कम भी रखे जाने पर उसको वस्तु साफ दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहता है कि दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब क्या हो गया? कि इसको ज्यादा से ज्यादा 80 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तुएं साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। 80 सेंटीमीटर से दूर स्थित कोई भी वस्तु 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर या अनंत पर रखी हुई कोई भी वस्तु उसको साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो क्या करना है? उसको चश्मा लगाना है, और चश्मा लगा करके कहाँ की वस्तु को देखना है? अनंत तक की वस्तु को देखना है। यानी कि उसके लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर वो आसानी से देख सकता है। तो v की वैल्यू 80, और हमेशा ये माइनस में होता है।
फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसका किरण आरेख भी बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या पता करें, इसका फोकस दूरी। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना है, तो -80 सेंटीमीटर, माइनस u कितना है, माइनस अनंत, ये हो जाएगा -1/80 और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि -0 बराबर कितना हो गया, -1/80। किसके बराबर है, 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि ये -80 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन हमको क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी को सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, बल्कि किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.8 मीटर। 80 में 100 से भाग दे देंगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्षमता पता करें। तो P बराबर क्या होता है, 1/f मीटर में। P बराबर क्या हो गया, F कितना दिया है, 0.8 माइनस, तो माइनस अगर हम 1 में 0.8 से भाग दें तो इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 10 हो गया, 8 एकम 8, बचा सिल 2, दशमलव लग गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचा सिल 4, दशमलव लगा है, 0 बढ़ गया, 8 × 5 = 40, यानी कि कितना हो गया, 1.25 डायोप्टर। ये हो गया हमारा क्षमता। ठीक है, अब आता है इसका किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख कैसे बनेगा, तो किरण आरेख बनाने के लिए हम देखें, ये चश्मे का लेंस हो गया। ठीक है, और हम लिख लें, माना 2 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है हमारा फोकस कितना आया है, 80 सेंटीमीटर। फोकस हमारा आया है 80 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखा गया है, 80 सेंटीमीटर। किरण आरेख किसी का बनाने के लिए कहा है ना, तो इसका किरण आरेख नहीं बनाने के लिए कहा है, किरण आरेख क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कहा है। तो ये नहीं कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में किरण आरेख है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर फोकस किस में आया, माइनस में। निकट दृष्टि दोष का सवाल है, अवतल लेंस है, माइनस में ही आंसर आना चाहिए, प्लस में आएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को देख सकता है। दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तुओं को साफ देखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को साफ देखता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ देख नहीं पाता है। यह कितने सेंटीमीटर तक वस्तुओं को देख पा रहा है साफ साफ, 50 सेंटीमीटर। जब वस्तु को 50 से नजदीक ला रहे हैं तो वह उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसको वस्तु को कहां पर रख करके देखना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि बिना चश्मे के वो कहां पर तक देख पा रहा है, बिना चश्मे के वह 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को देख पा रहा है। और चश्मा लगा करके कहां देखना है, चश्मा लगाने के बाद उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को देखना है। तो चश्मा लगाने के बाद वस्तु को कहां रखना है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और है कि निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अगर पुस्तक पढ़ रहा है तब तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा u की वैल्यू कितनी होगी, अनंत होगी। और दूर दृष्टि के लिए u की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, -25। निकट दृष्टि दोष के लिए थोड़ा और साफ लिख देते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए u की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा माइनस अनंत होगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए u की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा -25 सेंटीमीटर होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, 50 सेंटीमीटर की दूरी तक तो वस्तुओं को देख पाता है,
और उसको कहाँ पर देखना है वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो u कितना हो जाएगा इसका, -25 सेंटीमीटर। और निकट दृष्टि दोष होता तो क्या होता, अनंत हो जाता। ठीक है, लेकिन ये निकट दृष्टि दोष में अगर किताब पढ़ने की बात कहेगा तब अनंत नहीं होगा, तब तो जो जैसा प्रश्न लिखा रहेगा वैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी होगी, -25 सेंटीमीटर। और v की वैल्यू कितनी हो गई, तो बिना चश्मे के कहाँ तक पढ़ पा रहा है, बिना चश्मे के वो 50 सेंटीमीटर तक पढ़ पा रहा है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है फोकस ज्ञात करें, क्षमता ज्ञात करें और किरण आरेख भी बनाएं। तो हम सबसे पहले क्या करें, फोकस ज्ञात करें। तो 1/f = कितना होता है, 1/v - 1/u। 1/v कितना है, -50, माइनस 1/u कितना है, -25। ये हो जाएगा -1/50 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1/25। एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। नीचे वाले से भाग दो, 50 एक कम 50, एक आ गया, एक का एक में गुणा कर दो तो -1, प्लस 25 से 50 में भाग दो, 2 बार में गया, 2 एक कम 2, -1 और +2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/50। ये किसके बराबर है, 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये f किस में आया है, प्लस में कि माइनस में, तो कोई निशान नहीं है तो इसको हम प्लस लिख देंगे। तो f किस में आया है, प्लस में। प्लस का मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। क्षमता निकालना है इसलिए फोकस को किस में रखें, मीटर में। तो f बराबर कितना हो जाएगा, प्लस इसको 100 से भाग दे देंगे तो 0.5 मीटर। अब कहता है क्षमता ज्ञात करें। तो P बराबर क्या होता है, 1/f। तो 1 प्लस 0.5 बराबर, ये क्या हो जाएगा, प्लस को आगे ले लो, 1/0.5, पॉइंट को हटा दो तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा 10 बटे नीचे 5, 5 दूनी 10 यानी कि +2 डायोप्टर। ठीक है, यानी कि जो लेंस है, उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और उसकी क्षमता कितनी है, +2 डायोप्टर। क्लियर हो गया। अब कहता है किरण आरेख भी बनाइए। तो किरण आरेख कैसे बनाएंगे, तो किरण आरेख बनाने के लिए ये हो गया हमारा लेंस। पैमाना लिख लो, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल ले लो, ये लेंस बन गया। अब लेंस का फोकस दूरी कितना आया था, इसका फोकस दूरी कितना आया था, +50 सेंटीमीटर। तो +50 सेंटीमीटर है तो इसके मिडिल से, प्रकाशिक केंद्र से कितना लंबा रेखा खींचना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि हमारा स्केल छोटा हो जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फोकस f बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो फोकस के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा हमको पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, u कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 25 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। ये हम कॉपी पर बताएंगे खींच करके। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर समझ लो, इसको हम कॉपी पर बना करके दिखाएंगे। तो वस्तु को कहाँ रखा गया, 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर कहीं वस्तु को रखा गया है, इधर भी f और ये f हो गया यहाँ पर। तो कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा जा रही है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, इसके फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से, बिना विचलित हुए निकल जाएगी। ठीक है, और यह दोनों प्रकाश किरणें जब पीछे की तरफ बढ़ाई जाएंगी तो v की वैल्यू क्या है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर ये प्रकाश किरणें आपस में मिलेंगी। और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे यहीं पर हमारा वस्तु बन जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है,
वस्तु की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। फोकस भी 50 सेंटीमीटर का है, फोकस दूरी भी 50 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है 50 सेंटीमीटर पर ही बन रहा है। ठीक, किताब में जो वस्तु की दूरी दिखा है वो 10 सेंटीमीटर लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। जो किरण आरेख बना रहा है उसमें जो वस्तु को रखा है वह दूरी कितनी दिखा रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि 10 नहीं है 25 है, करेक्शन कर लीजिएगा किताब में। समझ में आ गया? इसको हम कॉपी पर भी चित्र बना करके दिखाएंगे। अब इसके बाद से आता है प्रिज्म का क्वेश्चन, तो अभी वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है और चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। एक मनुष्य है जो चश्मा लगाने के बाद वस्तु को कहाँ रख करके पढ़ रहा है 25 सेंटीमीटर। चश्मा बिना लगाए तो पता नहीं कहाँ देख रहा है, पता नहीं कौन सी दूरी पर वस्तुओं को देख रहा है, लेकिन चश्मा लगा करके कहाँ पर रखी वस्तु को देख सकता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि यू की वैल्यू कितनी हो गई -25 सेंटीमीटर। चश्मा लगा करके जहां पर रखी वस्तु को देखता है वह क्या कहलाता है, चश्मे से या लेंस से वस्तु की दूरी यू। फिर कहता है कि जो लेंस यूज किया गया है उसकी क्षमता P, उसकी क्षमता P कितना दिया है -2.0 डायोप्टर। ठीक है, ये माइनस है, माइनस का मतलब कौन सा लेंस हो गया, माइनस का मतलब हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस किसके लिए प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए। यानी कि इस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष है, इस व्यक्ति को दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। ये क्लियर हो गया। अब कहता है कि यदि मनुष्य चश्मा हटा दे, मनुष्य जो है चश्मा हटा दे तब वह पुस्तक को कहाँ रख करके पढ़ेगा। तो जब चश्मा हटा देता है और जहां पर पुस्तक को रख करके पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, वी कहते हैं, जिसको हमको पता करना है। चश्मा लगाने के बाद 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ रहा है, यानी कि यू की वैल्यू हो गई -25 सेंटीमीटर। और चश्मा हटा करके वह कहाँ पर पढ़ेगा वस्तु, कहाँ पर किताब पढ़ पाएगा, तो चश्मा हटाने के बाद जहां पर वह किताब को पढ़ सकता है उसे कहेंगे वी। तो हम देखेंगे वी पता करने के लिए हमको यू चाहिए मालूम है, और एफ भी चाहिए, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो हम देखेंगे कि ये v निकालना है, तो v निकालने के लिए u चाहिए और f चाहिए। तो u तो पता है लेकिन f नहीं पता, तो f कैसे पता करें, तो f पता करने के लिए हमको क्षमता वाला फार्मूला यूज करना है। तो हम देखेंगे p बराबर क्या होता है 1/f मीटर में, या f मीटर में बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो 1/p। अच्छा एक चीज देखेंगे, बराबर के नीचे बराबर लिखना चाहिए, बराबर के इधर बराबर आ गया, ये थोड़ा देखने में सही नहीं लग रहा है, इसको हम फिर से लिख देते हैं, बराबर के नीचे बराबर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फोकस मीटर में बराबर क्या हो जाएगा 1/p, बराबर के नीचे बराबर 1/p कितना है, p है -2.0, बराबर कितना हो जाएगा, जब कट कर देंगे तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ गया, और 2 से 1 में भाग दे देंगे तो 0.5, ये किस में आएगा, मीटर में। यानी कि f की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 मीटर, या सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब क्या है, f की वैल्यू पता चल गई। अब f की वैल्यू पता चल गई तो v की वैल्यू पता करिए। तो v की वैल्यू कैसे पता होगी, तो v की वैल्यू पता करने के लिए फार्मूला क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। इस फार्मूले को उल्टा कर दो। उल्टा क्यों, क्योंकि हमको v पता करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख दें 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v हमको पता करना, -1/u कितना दिया -25, बराबर 1/f कितना दिया है 1/f 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो 1/v, ये माइनस मिलकर कितना हो गया प्लस 1/25 बराबर कितना हो गया -1/50। इसको हम ट्रांसफर कर दे इस तरफ, तो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -1/50 -1/25। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 50। नीचे वाले से भाग दो, 50 एकम 50, एक आ गया, एक का ऊपर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा -1। फिर माइनस का चिन्ह, 25 दूनी 50, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 बराबर कितना हो गया, -1 -2 बराबर -3/50। 1/v बराबर, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, -50/3। जब इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा -16.66 या -16.7 सेंटीमीटर। यानी कि अगर चश्मा निकाल देगा तब उसको कहां पर रखी हुई वस्तुएं दिखाई देंगी, चश्मा निकाल देगा तो वो 16.7 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दृष्टि दोष का सवाल। अब इसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि एक प्रिज्म के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन भी हम कॉपी पर बताएंगे, फिलहाल यहां पर देख लेते हैं। तो एक पहले प्रिज्म बना लो। ठीक है, ये प्रिज्म में जो यहाँ का एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, कैपिटल ए। ठीक, एक प्रकाश किरण P और Q, एक प्रकाश किरण आकर के प्रिज्म से टकराती है। अगर यह प्रिज्म नहीं होता तो यह प्रकाश किरण कैसे जाती, ऐसे सीधे निकलती। यह कौन सा माध्यम है, एयर यानी कि वायु। प्रिज्म कौन सा माध्यम है, कांच यानी कि ग्लास। तो हम देखेंगे कि यह जो सतह है हमारे पास, इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। इस लाइन को क्या कहा जाएगा, इस लाइन को कहा जाएगा अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण, आई। हो गया। अब क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है। तो ये हो गया अभिलंब। प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल रही थी, झुक जाएंगी मतलब ऐसे निकलेंगे। ये कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण R। ठीक है, अब यह जा करके यहां पर टकराई। यह बिंदु कौन सा है, यह बिंदु है R। जहां पर टकराई है वहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अभिलंब बना दीजिए। अगर यह नहीं होता तो प्रकाश किरण कैसे निकलता, इस तरह से सीधे निकलता। लेकिन इसको हम लिख दे I डैश, यह पॉइंट है R, यह I डैश हो गया। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, मतलब कि ऐसे जाएगा। और ये हो गया हमारा, इसको हटा देते बीच में से, R डैश। ठीक है, ये है आपतित किरण PQ, अपवर्तित किरण QR, और ये हो गई निर्गत किरण RS। PQ एक किरण हो गई आपतित, QR दूसरी किरण हो गई अपवर्तित, RS तीसरी किरण हो गई निर्गत। ठीक है, इस प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ा दिया। इस वाले प्रकाश किरण और इस वाले प्रकाश किरण के बीच में एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण डेल्टा।
ऐसे बनाते हैं, यस बना करके इसको ऊपर मिला देंगे। इस कोण की खासियत क्या है कि जैसे जैसे आई यानी कि आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे, यह क्या होगा, घटता जाएगा, या आई के मान को घटाते हैं तो ये भी घटता जाएगा। लेकिन एक निश्चित घटने के बाद अब आई के मान में कोई परिवर्तन करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ने लगेगी। इस वाले कोण को क्या कहते हैं, इस वाले कोण को कहते हैं विचलन कोण। और इसका जो सबसे न्यूनतम मान होता है उसको कहते हैं अल्पतम विचलन। जिसको कहते हैं डेल्टा एम, और ये प्रिज्म का कोण है कैपिटल ए। ठीक है, ये तो हो गया प्रिज्म से अपवर्तन। अब कहता है कि ये जो हमारा प्रिज्म का कांच है इसका अपवर्तनांक का फार्मूला बताइए। तो प्रिज्म के कांच के अपवर्तनांक का फार्मूला एयर टू ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक प्रिज्म के केस में क्या होता है, तो फार्मूला होता है साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। यह फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, एयर टू ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है साइन ए प्रिज्म कोण प्लस डेल्टा एम अपान 2 और साइन ए अपान 2। ठीक है, ये किसका हो गया, अपवर्तनांक का। अब हम आ जाते हैं इसी में, हाँ इसी में क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो प्रिज्म का न्यूमेरिकल है, हम छोड़ करके आगे बढ़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक प्रिज्म का कोण है 60 डिग्री। प्रिज्म का कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। फिर कहता है अल्पतम विचलन कितना है, 38, यानी कि डेल्टा एम कितना दिया है, 38 डिग्री। फिर कहता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ, अगर प्रिज्म कांच का बना है तो क्या लिखेंगे, ए एन जी, और प्रिज्म का पदार्थ कहा है तो जी की जगह पर क्या होगा, मटेरियल एम, यानी कि ए एन एम, ये वैल्यू हमको पता करनी है। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन एम बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 बड़ा बटा साइन ए बाई 2। क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितना दिया है, 60 प्लस 38 अपान 2 बड़ा बटा साइन 60 अपान 2, ऊपर कितना हो जाएगा 60, 60 और 38 को जोड़ देंगे 98, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 98 अपान 2 बराबर कितना हो जाएगा 49, यानी कि इसकी जगह पर क्या लिख दें, साइन 49 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 49 डिग्री की वैल्यू पता है, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तब हम उसमें साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू, 5 वैल्यू हमको मिल जाती है। लेकिन साइन 49 की वैल्यू हमको मिलती है, नहीं मिलती है। तो जब साइन 49 की वैल्यू नहीं मिलेगी तब कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो प्रिज्म का जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो इस प्रकार से जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू दिया रहेगा, किताब में भी देखेंगे साइन 49 की वैल्यू दिया है 0.75, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 0.75। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5। ये किसके बराबर है, ए एन एम बराबर। तो ए एन एम बराबर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, ठीक है, या हम यहाँ पर सीधे क्या कर रहे हैं,
ये कितना हो जाएगा, ऊपर 75 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव था, सॉल्व कर देंगे तो 50 हो जाएगा। भाग दे दो, यानी कि 50 से 75 में भाग दे दो, कितनी बार में, एक बार में। 50 25 बचा, दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 50 बचे 250, यानी कि कितना आ गया, 1.5। यानी कि उस प्रिज्म में जिस पदार्थ का प्रयोग किया गया है उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5। प्रिज्म में जिस पदार्थ का प्रयोग किया गया उसका अपवर्तनांक कितना आया, 1.5। ठीक है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 का ही ठीक उल्टा है। इसमें क्या था, डेल्टा एम की वैल्यू दिया हुआ था और हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना था, और इस वाले में क्या कह रहा है, इस वाले में अपवर्तनांक दे दिया है और डेल्टा एम की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो कहता है यदि 1.5 अपवर्तनांक वाला कांच है, यानी कि ए एन जी कितना दिया है, 1.5, और कहता है प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, यानी कि कैपिटल ए कितना दिया है, 60 डिग्री। फिर उसके बाद से क्या कहता है, अल्पतम विचलन का मान ज्ञात करें, यानी कि डेल्टा एम का वैल्यू पता करिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हम देखेंगे हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन जी बराबर प्रिज्म के केस में साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 बड़ा बटा साइन ए अपान 2, बराबर के नीचे बराबर लिखें, साइन ए की वैल्यू कितना है, 60 प्लस डेल्टा एम की वैल्यू हमको पता करना है, अपान 2, और नीचे कितना हो गया, साइन 60 अपान 2, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 1.5। ठीक है, साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2, और ये क्या हो जाएगा, 60 अपान 2 बराबर 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5, यानी कि यहाँ लिख देंगे 0.5, किसके बराबर है, 1.5 बराबर। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 0.5 बराबर, ये कितना हो गया, साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। ठीक है, इसका और इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1.5 और 0.5 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। ठीक है। अब यह साइन है, इस साइन को कैसे हल करें, तो हम देखेंगे इसकी जगह पर कुछ रखना है। तो जब भी प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा तो साइड में कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया रहेगा, प्रिज्म के क्वेश्चन में हिंट जरूर दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में भी देखें क्या लिखा है, साइन 49 बराबर 0.75, यानी कि 0.75 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 49। ठीक है, ये साइन से ये साइन कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 49, ये साइन कट गया, यहां पर कितना बचा, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इस 60 को ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, 98 माइनस 60 बराबर कितना हो गया, डेल्टा एम। 98 में से 60 घटा दो, कितना बच जाएगा, 38 बराबर डेल्टा एम, यानी कि डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई, 38 डिग्री। ठीक है, अल्पतम विचलन कितना आ गया, 38 डिग्री। इस चैप्टर में विद्या क्वेश्चन बैंक में जो न्यूमेरिकल दिया है नेत्र से संबंधित, सिर्फ उतने ही को लगाना है, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं लगाना है। इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसी में से ही क्वेश्चन आ जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 वैसे ही समझ लीजिए,
आंख की समंजन क्षमता का अर्थ क्या है? तो आंख की समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि हमारे आंख में जो प्राकृतिक लेंस है वो अपने फोकस दूरी को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। मतलब पेन नजदीक रखेंगे तो भी दिखाई देगा, दूर रखेंगे तो भी दिखाई देगा। तो हमारे नेत्र की जो फोकस दूरी है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है जिस तरीके की हमको आवश्यकता होती है। तो लेंस के इस प्रकार से सेट होने की क्षमता को क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से कहता है 14 नंबर का क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? और इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है और दोपहर के समय पीला या सफेद क्यों दिखाई देता है? तो जब प्रकाश किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो हमारे वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, धूल कण मौजूद होते हैं, गैसों के कण मौजूद होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणों को एकदम बिखेर देते हैं चारों तरफ। ठीक है। तो ये जो प्रकीर्णन या बिखेरने की क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है वायलेट, नीला, इन सब रंगों का, और लाल रंगों का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है। तो जब सूर्योदय के समय सूर्य आता है तो उसको वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, जिस वजह से उसमें से नीले, बैगनी, वायलेट, इन सब रंगों का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है और केवल जो लाल रंग है वो हमारी आंखों में पहुंचता है। तो सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देगा? लाल। सूर्यास्त के समय भी सूर्य कैसा दिखाई देगा? लाल। लेकिन दोपहर के समय क्या होगा? दोपहर के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसमें जो है सारी किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, यानी कि हमारी आंखों में 7 रंग की किरणें पहुंचती हैं और 7 रंग की किरणों का जो मिक्स कलर होता है वो सफेद या पीला होता है। इसलिए दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देगा? सफेद या पीला। लेकिन सुबह और शाम को कैसा दिखाई देगा? लाल। इसी में क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन किस रंग का ज्यादा हो रहा है? प्रकीर्णन नीले और बैगनी रंग का ज्यादा हो रहा है। तो नीले और बैगनी रंग का जब ज्यादा प्रकीर्णन हो रहा है तो हवा में चारों तरफ कौन सी रंगें फैली हुई है? नीला और बैगनी। तो जब हवा में चारों तरफ नीला और बैगनी फैला हुआ है तो हम जब ऊपर देखेंगे तो ऊपर का रंग हमको कैसा दिखाई देगा? नीला या बैगनी या आसमानी नीला। तो प्रकाश की किरणें या सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तब उसमें नीले, वायलेट आदि रंगों का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है और यह चारों तरफ आसमान में फैल जाते हैं, जिस वजह से हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आसमानी नीला। तो कहता है 14 नंबर, वायुमंडल में वायु के कण अथवा अन्य सूक्ष्म कण आकार में काफी सूक्ष्म होते हैं। ये कण दृश्य प्रकाश की जो लघु तरंग दैर्ध्य होती है, नीले रंग और से कम की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक कर देता है। लाल रंग के प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कम होता है, लगभग 1.8 गुना कम होता है। तो इतना डिटेल नहीं लिखना है, ठीक है ना, बहुत डिटेल लिखा हुआ है। सीधा सीधा ये लिखना है कि जब प्रकाश किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो लाल रंग को छोड़ करके बाकी सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और इन सब बाकी रंगों का प्रकीर्णन का जो मिक्स कलर होता है वो आसमानी नीला होता है। इस वजह से हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आसमानी नीला दिखाई देता है। इसमें 1.8 वगैरह लिखा हुआ है, उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 3 व्यक्ति हैं पी, क्यू और आर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। 3 व्यक्ति हैं पी, क्यू और आर। तो पी, क्यू और आर में क्या आता है कि जो पी है उसे निकट की वस्तु साफ दिखता है, ठीक है, क्यू को दूर की वस्तु साफ दिखता है। तो निकट को, पी को कौन सा निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है तो उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। क्यू को क्या है? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, तो इसको कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। जहां तक की वस्तु साफ दिखाई देगी वही दोष होगा। और आर को न तो नजदीक का दिखाई देता है न तो दूर का दिखाई देता है, ठीक है। तो जब दोनों होता है तब इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अगर निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष, और जब दूर और नजदीक दोनों नहीं दिखाई देता है तब जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल। दूर दृष्टि के दोष के लिए कौन सा यूज करते हैं? उत्तल। और जरा दृष्टि दोष के लिए, तो जरा दृष्टि दोष जो है बुजुर्ग लोगों में होता है, तो उनका चश्मा देखा होगा ऐसा होता है,
मतलब इसमें दो दो लेंस यूज करते हैं, अवतल भी यूज करते हैं और उत्तल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जब उसको नजदीक की वस्तु देखनी होती है तब उत्तल लेंस में झांकता है, और दूर की वस्तु देखनी होती है तो अवतल लेंस से झांकता है, ठीक है। और एक ये अपवर्तनांक का क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, इसको पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। प्रकाश की प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं लिखी है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए, तो ये तो पीछे वाले चैप्टर का यहाँ पता नहीं क्यों दे दिया है। अब उसके बाद से कहता है यदि प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश किरण गुजारते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर है 111 पर प्रश्न संख्या 2। 111 पर प्रश्न संख्या 2 कहता है कि एक प्रिज्म है, इससे एक प्रकाश किरण हम श्वेत प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो यह कितने भाग में बट जाएगा, यह 7 रंगों में बट जाता है। ठीक है, कौन कौन सा रंग होता है, विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, विब ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर। तो ये तो समझ में आ गया। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में बट जाता है, इसी को कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। तो इसके साथ में जो है इसके बड़े क्वेश्चन हल हो गए। अब इसका आता है छोटा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी आ जाते हैं, 5 मिनट लगेगा। कोई पेज नंबर 106 पर आ जाइए। पेज नंबर 106 पर पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। मानव नेत्र की इस क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। मतलब कि नजदीक है तो नजदीक की वस्तु को भी देख लेंगे, दूर की वस्तु को भी देख लेंगे। तो नेत्र का जो लेंस है अपने आप को जिस प्रकार से सेट कर लेता है। अच्छा, नेत्र का लेंस कैसा होता है, उत्तल क्या अवतल, नेत्र का लेंस उत्तल होता है। तो मानव नेत्र या अभिनेत्र लेंस यह दूर की वस्तु को भी देख पाता है, नजदीक की वस्तु को भी देख पाता है। इसको कौन सी क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 आ जाइए, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र यानी कि मानव नेत्र, ये नेत्र लेंस हो गया, और यहाँ पर रेटिना। तो मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक सामान्य आंख वाले व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाना संभव है यदि वस्तु की दूरी आंख से। तो वस्तु की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर पर है और 25 सेंटीमीटर से आगे अनंत तक है तो हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो दूरी कहाँ से हो गई, 25 से अनंत तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन 25 सेंटीमीटर पर, तो 25 सेंटीमीटर पर उसको दिखाई देगा। 25 से कम दूरी पर, तो 25 से कम दूरी पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है ना, तो 25 से कम पर भी दिखाई देगा। अनंत पर, तो अनंत पर उसको दिखाई नहीं देगा। या अनंत से कम दूरी पर, अनंत से कम दूरी पर दिखाई देगा लेकिन अनंत पर दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। दूर के मतलब अनंत पर, तो अनंत की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी, अनंत से पहले की वस्तु साफ, यानी कि अनंत से कम दूरी की वस्तुएं उसको दिखाई देंगी। यानी कि इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। दूरदृष्टि दोष के कारण दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से दूर चला जाता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से दूर, यानी कि रेटिना के पीछे। 7वां, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस यानी कि जो हमारे आंख में लेंस है उसको फैलाना, सिकुड़ना, ये किसके द्वारा होता है, तो ये याद कर लीजिएगा। पक्षमाभी एक कोशिका होती है, पक्षमाभी कोशिकाएं नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाती और घटाती हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग का होता है, लाल रंग का। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, तो प्रिज्म के द्वारा विचलन यानी कि सबसे ज्यादा झुकेगा कौन, तो सबसे ज्यादा झुकेगा इंडिगो, आई नहीं वायलेट, विबग्योर था ना,
मिटा दिए। विब ग्योर, सबसे ज्यादा कौन झुकेगा? वायलेट। और सबसे कम कौन झुकेगा? रेड। 10वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन वहां पर नहीं होगा। यानी कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहां से आकाश का रंग काला दिखाई देगा। और पृथ्वी से कैसा दिखाई देगा? नीला, क्योंकि यहाँ पर जो है नीले, बैगनी, इन सब रंगों का बहुत ज्यादा प्रकीर्णन हो जाता है, लाल रंगों का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला। लेकिन चंद्रमा पर कैसा दिखाई देगा? काला। प्रकाश का वेग निम्न में सबसे ज्यादा किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा, सबसे तेज कहाँ चलेगा? निर्वात में। उससे कम किस में चलेगा? हवा में। कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होता है? तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होगा? वायलेट के लिए, बैगनी, क्योंकि हमारा नाम क्या था? विब ग्योर। तो सबसे ज्यादा वायलेट या बैगनी के लिए, और सबसे कम किसके लिए होगा? रेड, लाल के लिए। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किसके द्वारा करते हैं? तो आंख के लेंस की फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना ये पक्षमाभी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। और आंख में प्रकाश कितना जाए, कम जाए या ज्यादा जाए, तो नेत्र लेंस के आगे, इस लेंस के आगे जो है ये एक और यहाँ पर क्या होता है? खिड़की होता है। इसको क्या कहते हैं? इस खिड़की को, इस खिड़की को कहते हैं कॉर्निया। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? सॉरी, कॉर्निया कहते हैं, उसको पुतली कहते हैं। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पुतली। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, निकट की वस्तु को देख पा रहा है, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल। दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज करते हैं? उत्तल। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है कब? दोपहर के समय। सुबह और शाम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा होता है? लाल। और दोपहर के समय कैसा? तो श्वेताभ। श्वेताभ का मतलब सफेद रंग का। इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ये तो पिछले चैप्टर का था। उत्तल दर्पण, जो हमारा बैक व्यू मिरर होता है कार में, स्कूटर में, वो उत्तल दर्पण होता है, जिसकी वजह से छोटे से दर्पण में पीछे का ट्रक भी दिखाई देता है। तो जो दृष्टि क्षेत्र है वो अधिकतम किसका होगा? उत्तल दर्पण का। जब श्वेत प्रकाश किरण एक प्रिज्म से गुजरती है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो आधार से दूरस्थ यानी कि आधार से दूर, यानी कि ये जो प्रिज्म है इसके आधार से सबसे दूर, तो यहाँ पर कौन सा था? वायलेट, विब ग्योर इसका फार्मूला था। तो आधार से सबसे दूर कौन है? आधार से सबसे दूर रेड है, और आधार के सबसे नजदीक कौन सा? वायलेट है। आधार से सबसे दूर कौन है? लाल। और आधार के सबसे नजदीक कौन सा है? बैगनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? पता ही है, उत्तल लेंस। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसकी वजह से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? धूल कणों से टकरा करके प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो यह चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। इस चैप्टर को विद्या क्वेश्चन बैंक की सहायता से आप पढ़िए, जितना पढ़ाए हैं सिर्फ उतना ही पढ़िए, उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अगले चैप्टर का हम इसके बाद वाले कक्षा में अध्ययन करेंगे।